गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक केस को जो है हेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या जो आर्टिकल 31C है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर जो है 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है। तो आर्टिकल 31C जो है कुछ लॉज को प्रोटेक्ट करता है, जो लॉज DPSPs को एनफोर्स करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई लॉ बनाया जाता है, अगर वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, लेकिन वो किसी DPSP को इन्फोर्स करने के लिए वो लॉ बनाया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको आर्टिकल 31C की प्रोटेक्शन दी जाती थी। ठीक है, अभी तक दी जाती है रादर। आर्टिकल 31C को 25th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1971 में इंसर्ट किया गया था, और ये तब किया गया था जब बैंक नेशनलाइजेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू कंपनसेशन सही ना पाते हुए जो है बैंकिंग एक्ट को जो है वो अप्रोप्रिएट ना माना था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रोक दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को 14 कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल लेने के लिए, लेकिन 25th अमेंडमेंट फिर गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट देने के लिए ये 31C आर्टिकल जो है वो लाया गया। तो जर्नी अगर हम देखें, 25th अमेंडमेंट जो है एक्ट है उसको चैलेंज भी किया गया था केशवानंदा भारती केस में, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके बाद ही जो है फिर हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सामने आया। कोर्ट ने जो लास्ट पोर्शन था आर्टिकल 31C का, जिसमें कहा गया था कि कोई भी लॉ अगर DPSP को जो है इफ़ेक्ट देने के लिए लेकर आया जा रहा है, तो उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता अगर वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करता है। तो जो है उस जब इसको स्ट्रक डाउन किया गया, तो फिर कोर्ट ने धीरे धीरे इसको सभी लॉज को एग्जामिन करना शुरू कर दिया जो आर्टिकल 31C में डाले गए थे। तो 1976 में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन 46 अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है दोबारा पास किया, और कहा कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको आर्टिकल 14 और 19 की चाहे वो वायलेशन भी करें, लेकिन तो हम इनको एनफोर्स करने के लिए लॉ ले आ सकते हैं। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऊपर का जो ये 42nd अमेंडमेंट का क्लॉज है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन उसके बाद एक ये कनंड्रम अभी तक रह गया कि क्या जो 25th अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने के बाद आर्टिकल 31C जो है वो अभी एग्जिस्ट करता है, कि या उसको टोटली स्ट्राइक डाउन किया जा चुका है। तो यही ऑनगोइंग डिबेट चल रही है। ऑनगोइंग डिबेट जो है वो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट के एक चैप्टर 8A को लेकर चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट के पास जो है पावर दी गई है कि सेस्ड प्रॉपर्टीज़ जो है मुंबई में वो ले सकती है आर्टिकल 39B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अगर एनफोर्स करना हो तो 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया था, लेकिन जो है इस डिसीजन को 1992 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्गूमेंट्स चल रहे हैं कि बेंच कह रहा है कि क्या जो है आर्टिकल 31C अभी भी एग्जिस्ट करता है मिनर्वा मिल्स के डिसीजन के बाद। तो जब तक इसको हम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टेनिटी रहेगी। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केशवानंदा भारती पोजीशन के बाद आर्टिकल 31C जो है उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल इसमें अप्लाई होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल में क्या होता है कि अगर किसी भी जो है आप एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट को अगर आप नल एंड वॉइड कर देते हो, तो जो अमेंडमेंट से पहले के जो प्रोविजंस है वो ऑटोमेटिकली रीसरफेस हो जाते हैं और रिवाइव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट ईशान। ये किशन नहीं है, ईशान है। ओके, सो ये हमारे लिए गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया ने प्रोसेस शुरू कर दिया है यूनिफाई करने का चारों एयर स्पेस रीजन्स को एक ही एयर स्पेस बनाने के लिए। तो इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट ईशान। तो प्रोजेक्ट ईशान बेसिकली इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इसका नाम है, ताकि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो जो 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के, इनको एक कॉन्टिन्यूस एयर स्पेस नागपुर में जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा, और फिर जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो नागपुर से देखी जाएगी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट भी मांगे हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे ऑपरेशंस, कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी और कंजेशन जो है वो एलिविएट हो जाएगा। ठीक है, तो
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? स्टेचुटरी बॉडी है जो DGCA के अंडर आती है, और ये क्रिएशन, अपग्रेडेशन, मेंटेनिंग, मैनेजमेंट ऑफ सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यही देखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनालाइजिंग लेबर ऑन अ वार्मिंग प्लानट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए, सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ग्लोबल हेल्थ थ्रेट दिखाया है वर्कर्स को, जो कि वो करंटली फेस कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक अर्जेंट कॉल लेने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर ऑफ लेबर को हम क्लाइमेट प्रूफ कर सकें, और ओवरहॉल करने को कहा है एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ रिलेटेड प्रोटेक्शन और लॉज को। तो एमर्जिंग हैज़र्ड्स क्या हैं? एक्सेसिव हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वर्कप्लेस एयर पोल्यूशन, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, एग्रोकेमिकल्स। इनकी वजह से जो है कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रोक, एग्जॉस्शन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एग्रीकल्चर वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं, कंजर्वेंसी वर्कर्स हैं जो सिटीज़ में, जो ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म में एम्प्लॉयड हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे क्लाइमेट चेंज से। इसीलिए जो ग्लोबल राइज इन गिग एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल रही है, वो भी सबसे ज़्यादा हीट ससेप्टेबल है। इंडिया के कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि 80% जो कंट्री की वर्क फोर्स है वो हीट रिलेटेड हैज़र्ड से ससेप्टेबल है। तो कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा है, ऑफ कोर्स। ठीक है, लगभग 45.76% टोटल इंडियन वर्कफोर्स जो है अभी भी एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो जो है ILO कह रहा है कि हाइड्रेशन पॉइंट्स बनाओ, ब्रेक्स दो, स्ट्रेस शेल्टर्स बनाओ कंट्री के प्लांटेशंस के पास। ठीक है, अब MSME सेक्टर जो है, जो कि 21% ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है, वो भी जो है क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम से तो के अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ जो है इश्यूज से भी जो है वो ग्रसित है। ठीक है, उसके बाद जो है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें 12% ऑफ आर वर्कफोर्स इज़ एम्प्लॉयड, तो वो भी फिजिकल इंजरीज, एयर पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ हैजर्ड्स से जो है वो जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में लगभग 13 सेंट्रल लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कंसोलिडेट करके सितंबर 2020 में एक लॉ बना दिया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, लेकिन अभी तक उसको एनफोर्स नहीं किया गया है, ऑफिशियली नोटिफाई भी नहीं किया गया है। तो हीट हैज़र्ड से डील करने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि वेंटिलेशन और टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, तो बाकी के क्लाइमेट हैज़र्ड से डील करने के लिए लॉयर्स ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन इंस्पेक्शन जो है वो सेफ्टी की एंटरप्राइजेस की सेफ्टी की जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन करने का इसमें क्लॉज है 2020 के कोड में। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी जो लॉ वैसे भी बहुत ही पुअरली इम्प्लीमेंट होता है, वो और ज़्यादा उसकी जो है पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, जिससे कि नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ बूस्ट होंगी। तो टॉर्पीडो क्या होता है? बेसिकली एक सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन जो कि अंडर वाटर ट्रैवल करके एक टारगेट को हिट करता है। स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट सिस्टम बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसमें कि टॉर्पीडो को हम एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से लॉन्च करेंगे कुछ मॉडिफिकेशंस करके। तो इससे क्या होगा, टॉर्पीडो जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हम उसको आगे तक लॉन्च कर सकेंगे। मतलब समझ लो कि 1000 किलोमीटर तक जो है वो मिसाइल ले गया उसे, और उसके बाद जब टारगेट के पास आया तो उसने टॉर्पीडो को लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो इसमें फ़ीचर्स क्या होंगे कि कोस्ट और वॉरशिप दोनों से इसको लॉन्च किया जा सकेगा। कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम होगा, तो कैनिस्टर्स में आपको पता है इनर्ट गैसेस डाली जाती हैं, तो वो ज़्यादा सेफ़ रहता है, लंबे टाइम तक उसको स्टोर रखा जा सकता है। तो लाइट वेट टॉर्पीडोज जो है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे की जो सबमरीन्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नवरत्न स्टेटस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IRDA जो है उनको नवरत्न स्टेटस दे दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने। तो नवरत्न स्टेटस जो है वो कैटेगराइज करता है सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न स्टेटस में। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम 1997 में निकाली। PSUs जो है वो मिनीरत्न 1 या शेड्यूल A कंपनी जब होते हैं तो उनको एक्सीलेंट या वेरी गुड MOU रेटिंग रखनी होती है पिछले 5 साल में। उनका नेट प्रॉफिट जो है वो कम से कम 5000 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 साल में।
और एनुअल एवरेज नेट वर्थ जो है वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 साल में, ठीक है। तो फाइनेंशियली उनको बेनिफिट क्या मिलते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो, 1,000 करोड़ तक जो है वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो। नवरत्ना कंपनीज जो है वो 15% अपनी नेटवर्थ की एक सिंगल प्रोजेक्ट पर या 13% ऑफ देयर नेटवर्थ एक अपने गिवन ईयर में मैक्सिमम 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर्स या स्ट्रेटेजिक अलायंसेज में भी वो एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कच्छ अजरक। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स ने जीआई टैग दे दिया है ट्रेडिशनल आर्टिसंस ऑफ कच्छ अजरक को। तो कच्छ अजरक क्या है, एक टेक्सटाइल क्राफ्ट जो कि रीजन्स ऑफ सिंध, बाड़मेर और कच्छ में प्रैक्टिस किया जाता है कई हज़ारों सालों से। तो ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है ट्रीटेड कॉटन क्लोथ पर। और इसमें अजरक का मीनिंग क्या है, इंडिगो। ट्रेडिशनली 3 कलर्स से ये पेंटिंग की जाती है, ब्लू, रेड और वाइट, ठीक है। टेक्सटाइल्स को वेजिटेबल और मिनरल कलर्स के साथ ट्रीट किया जाता है। और लगभग 400 साल पहले जो है सिंध मुस्लिम्स ने ये क्राफ्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इसरोज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टडी की गई है साइंटिस्ट द्वारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के, जो कह रहे हैं कि जो वाटर आइस है नदर्न पोलर रीजन ऑफ मून पे वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू सदर्न पोलर रीजन ऑफ मून, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है साउथ पोल पर कम आइस है एज कम्पेयर टू नॉर्थ पोल। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्या है, मेजर रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है इसरो का, अहमदाबाद में लोकेटेड है। और इसको एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन 1966 में बनाया गया था। 1972 में कई यूनिट्स जो है इसरो के अहमदाबाद में, उन सबको मर्ज करके ये SAC बना दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ स्पेस बॉर्न और एयर बॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स पेलोड्स जो है करने के लिए। तो ये जो SAC है ये कम्युनिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स जो है डेवलप करता है INSAT के लिए या GSAT सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट्स के लिए। कई तरह के ऑप्टिकल और माइक्रोवेव सेंसर जो हैं सैटेलाइट्स के, या सिग्नल और इमेजिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, GIS सॉफ्टवेयर, और कई तरह के अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स जो हैं इसरो के, उनके लिए कई तरह के एप्लीकेशंस भी बनाता है। एक होस्ट इंस्टीट्यूशन भी है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, जो स्टूडेंट्स आते हैं एशिया पैसिफिक रीजन से सैटेलाइट मीटरोलॉजी और कम्युनिकेशंस में ट्रेनिंग लेने के लिए। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Article 31C of the Indian Constitution. So this topic is important for your polity section. So while hearing a case to decide whether government can acquire and redistribute private property, the 9-judge bench of the Supreme Court has taken up another matter, and they have asked that does Article 31C still exist? So what is Article 31C of the Constitution? So Article 31C basically provides for the enforcement of directive principles of state policy, so that they cannot be challenged by invoking the right to equality or rights under Article 19. So Article 31C was introduced by Constitution 25th Amendment Act of 1971, and this 25th Amendment sought to place the directive principles of state policy in such a manner that they cannot be challenged, that they are violating the fundamental rights. So 25th Amendment was challenged in Kesavananda Bharati case, but it was held that the basic structure cannot be altered. The court struck down the last portion of 31C, stating that which stated that no law giving effect to DPSPs shall be called into question in any court of law. So this opened the door for the court to examine laws which were enacted to further the Article 39B and C. In 1976, Parliament enacted the 42nd Amendment Act. As a result, every single directive principle was protected from challenges under Article 14 and 19. But in 1980, in the Minerva Mills case, the Supreme Court struck down the above clause of the 42nd Amendment, but this ruling resulted in a conundrum. By striking down the
part of 25th Amendment, did the court strike down Article 31C as a whole or not? So this is still out of debate. It is undergoing. While the Supreme Court is hearing a challenge to Chapter 8A of Mahada 1978, 1976. Under this Mahada Act, the government is allowed to acquire cessed properties in Mumbai, citing the obligation under Article 39B of the Constitution. So the decision was upheld by the Bombay High Court in 91, but in 1992 the decision was appealed at the Supreme Court. So as the hearing is going, the bench has stated that question whether the Article 31C still lives following the Minerva Mills decision has to be decided so as to avoid any constitutional uncertainty. On the other hand, Solicitor General has said that post Kesavananda Bharti position on Article 31C must be restored, and doctrine of revival must be applied in this case, which says that pre-amended provisions automatically resurface and revive after any amendment act has been declared null and void. Okay, so the next topic is Project Ishan. This topic is important for your governance section. So India has kick-started the process of reunifying its 4 airspace regions into one. So this Ishan basically means Indian Single Sky Harmonized Air Traffic Management, and this aims to streamline and enhance air traffic management. So currently we have the 4 flight information regions in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. We want to merge them into one continuous airspace in Nagpur so as to have harmonized air traffic management from Nagpur. So the Airports Authority of India will be the public entity who is inviting expression of interest for the preparation of a detailed project report. So once done, it is expected to streamline operations, enhance capacity and alleviate congestion, benefiting both airlines and passengers. So what is Airports Authority of India? It is a statutory body under the DGCA, and it is responsible for creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on ground and in airspace of the country. Okay. So the next topic is analyzing labor on a warming planet. This topic is important for your social issues and your environment section. So ILO has recently published a report which has brought attention to the global health threat that workers are currently facing. So this report has indicated that there is an urgent need to call for the future of to ensure that the future of labor is climate proofed. Apart from that, it has also sought an overhaul of existing occupational safety and health related protections and laws. So what are these emerging hazards? So ILO has identified 6 key impacts of climate change. These are excessive heat, ultraviolet radiation, extreme weather events, workplace air pollution, vector-borne diseases, and agrochemicals. So these could lead to a range of health issues like stress, stroke, and exhaustion. So ILO mentions agriculture workers or workers in the construction sector, conservancy workers in cities, and those employed in transport and tourism as most affected by the climate change. So it is also important to understand that global rise in gig employment, which is highly heat susceptible, is also vulnerable to climate related issues. So in the Indian context, 80% of our workforce is susceptible to heat related hazards. So which sectors are the most affected? So of course, agriculture is by far the most heat susceptible sector globally, and about 45% of India's workforce is engaged in agriculture and allied sector. That's why ILO has advised more hydration points, breaks and rest shelters in the country's plantations. Then the second number comes for MSME sector, which employs 21% of our workforce. So that's why it has said that little to no or oversight of worker conditions by occupational safety and health departments is being given, so which leaves them highly vulnerable to heat hazards. Similarly, the third number comes for the building and construction sector workers, which constitute about 12% of our workforce, and they are more prone to physical injuries and air pollution related hazards. So we already have 13 central laws in India. They were all consolidated and amended in September 2020 under one code, which is yet to be officially notified for the enforcement by the union government. So we already have Factories Act,
which defines the ventilation and temperature, but it leaves to the states to decide the optimal standards based on specific industries. So the lawyers are also pointing out the fact that the OSH 2020 code also allows online inspection of safety by enterprises. So this raises serious concerns regarding the compromising of a law which is already very weak in implementation. So the next topic is missile assisted torpedo release system. This topic is important for your security section. So DRDO has successfully tested a long range supersonic missile assisted torpedo which is aimed to boost Navy's anti-submarine warfare capabilities. Torpedoes are self-propelled weapons which travel underwater to hit a target, and they have a very limited range. Uh, so to change that situation, the supersonic missile systems can be used to launch torpedoes near to the target. So what would happen is that the supersonic missile system would take that torpedo to 1000 kilometers away, and just uh, around the target it would launch that torpedo, and the submarine would be hit. Okay, so this system can be launched from both coasts and warships. This would be a canister based missile system, so that's why canisters, as we know, they are filled with inert gases. It would be provided with protection from outside environment during storage and transportation. So these lightweight torpedoes can also target submarines hundreds of kilometers away. So the next topic is Navratna status. This topic is important for your economy section. So recently, IREDA has been given the Navratna status by Department of Public Enterprises. So the government categorizes all public sector units into three categories: Maharatna, Navratna, and Meriratna. So government introduced the Navratna scheme in 1997. So a PSU should be a Mini Ratna Schedule A company, and it should have obtained an excellent or very good MOU rating in the last 5 years. Uh, and it must have reported a net profit of more than 5,000 crores for 3 consecutive years, maintain an average annual turnover of 25,000 crore for 3 years, or have an annual average net worth of over 15,000 crore for 3 years. So once they are given this status, they can invest up to 1,000 crore without seeking approval from government. They can also invest up to 15% of their net worth on a single project, or 30% of their net worth in a given year, subject to a cap of 1,000 crore rupees. They can also enter into technology joint ventures or strategic alliances. So the next topic is Kutch Ajrak. This topic is important for your economy section. So recently, Controller General of Patents has bestowed the GI tag to traditional artisans of Kutch Ajrak. So Kutch Ajrak is a textile craft which is particularly famous in the regions of Sindh, Badmer, and Kutch. So it is a meticulous process of hand block printing on treated cotton cloth. So Ajrak's nomenclature originates from Azrak, which means indigo. Ajrak prints have traditionally consisted of three colors: blue, red, and white, and the textiles are treated with vegetable and mineral colors. This craft was introduced into this region about 400 years ago by Sindh Muslims. So the next topic is ISRO's Space Application Center. This topic is important for your science and tech section. So a study has been carried out by the scientists at Space Application Center, which has suggested that the extent of water ice in the northern polar region of Moon is twice as that of the southern polar region. Okay. So what is Space Application Center? It is a major research and development center of ISRO, which is located in Ahmedabad. And the genesis of this center dates back to 1966 with the establishment of experimental satellite communication at Earth Station. So in 1972, the different units of ISRO were merged in Ahmedabad to form this SAC, and the core competence of this center lies in the development of spaceborne and airborne instruments or payloads, and the communication transponders which are developed in the center are used in the INSAT and GSAT series of satellites. This center also designs and develops the optical and microwave sensors for the satellites, signals and image processing software, GIS software, and many other applications for the Earth observation program of ISRO. It also acts as the host institution for the training programs of students who come from the Asia Pacific region for training in satellite meteorology and communication. Okay. So these were our topics for today.
Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.